नवाब तफ़्फ़ज़ुल हुसैन खां नवाब तजम्मुल हुसैन खां के चचेरे भाई थे। ये नवाब इनायत हुसैन खां के बेटे थे। नवाब तफ़्फ़ज़ुल हुसैन खान को कंपनी के रेजिडेंट ने फरवरी सन 1853 में आमदनी कम वसूल होने तथा अंग्रेजों के काम में दखल देने के इल्जाम में रियासत से माकूल करके इंतजाम अपने हाथ में संभाल लिया। वजीफे और निजी हासिल की जमींदारियां छोड़कर बाकी नवाब की सरकारी जायदाद पर कंपनी का कब्जा हो गया। अंग्रेजों की यह हरकत उसके परिवारजनों के अलावा सभी हिंदू व मुसलमानों को बुरी लगी। नवाब ने जमींदारों और कुछ लोगों से मिलकर गद्दी पर आसीन होने के लिए हाथ पांव मारे, परंतु मुजफ्फर जंग की करतूतों से उसकी ताकत के बनगश पठान मुंतसिर हो चुके थे। वह रोजी रोटी की तलाश में बाहरी रियासतों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तफ़्फ़ज़ुल हुसैन खां को जब कोई सफलता न मिली तो वह बोरियानश होकर यादे इलाही करने लगे। अंग्रेजों का सिक्का चलने लगा। पहले किसान जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किए जा सकते थे। अंग्रेजों ने बेदखली का कानून बनाकर किसानों को जमीन से बेदखल करने लगे, क्योंकि अंग्रेज अपने हित के लिए जबरन नील की तथा अफीम की खेती करवाते थे और जो किसान खेती नहीं करते थे उनको जमीन से बेदखल करके गांव से भगा दिया जाता था। किसानों और अंग्रेजों के बीच छुटपुट लड़ाइयां भी हुई, जिसे अंग्रेजों ने बेरहमी के साथ दबा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों में बेचैनी पैदा हो गई। मई सन 1857 की बगावत की चिंगारियां संपूर्ण देश में फैल गई थीं। फर्रुखाबाद में भी आम बेचैनी पैदा हो गई थी, मगर यहां अंग्रेजों की स्थिति फतेहगढ़ किले में अंग्रेजी पलटन की मौजूदगी में काफी मजबूत थी। इसी बीच सीतापुर को आज़ाद करने के बाद वहां के क्रांतिकारी फर्रुखाबाद पहुंचे, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। कंपनी के रेजिडेंट ने फर्रुखाबाद के नवाब को गद्दी से उतार दिया था। इस लड़ाई में फतेहगढ़ के किले में बहुत से अंग्रेजों ने शरण ले रखी थी। एक जबरदस्त जीत के बाद क्रांतिकारियों ने फतेहगढ़ किले पर एक बार फिर कब्जा कर लिया और एक बार फिर नवाब तफ़्फ़ज़ुल हुसैन को गद्दी पर बैठाया। प्रश्न है, क्या ये सन 1857 में जनक्रांति की शुरुआत थी? अधिकतर भारतीय इतिहास उन अंग्रेजों ने लिखा जो उस समय कलेक्टर या अधीनस्थ अफसर थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का नजरिया पेश किया। कुछ अंग्रेज व भारतीय लेखक जो भारतीय हालातों से परिचित थे के नजरिए से इतिहास पढ़ा जाए तो निश्चय ही हम कह सकते हैं ये एक जनक्रांति थी। वेलकम लॉन्ड, जो मद्रास हाई कोर्ट के जज व मद्रास बार काउंसिल के सदस्य थे, ने अपनी पुस्तक में प्रत्यक्षदर्शी अनुभव के आधार पर वर्णन किया है। उद्धरण चिन्ह। समाज की हैसियत से भारतीयों व अंग्रेजों में मालिक व गुलाम का संबंध था। भारतीयों के आम रीति रिवाजों, खान पीन, रहन सहन व जीवन के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया गया था। उनके मंदिरों, जमीन व खेती पर कब्जा कर लिया गया। लूट खसोट से लोगों को सताकर मालगुजारी वसूला जाने लगा। भारतीय सभ्यता को जलील करने की भरपूर कोशिश की गई। अपनी चालबाजियों से अमीनुद्दौला ने धोखे से बरेली में लॉर्ड वेल्लेस्ली व नवाब इमदाद हुसैन खां नासिर जंग के मध्य समझौता करा दिया, जबकि नवाब इमदाद हुसैन खां व निगरानी अमीनुद्दौला उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था। ऐसा करा के अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। नतीजा, अब नवाबों को कलेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ती थी, अर्थात अब नवाब का प्रशासन से कोई संबंध नहीं रहा। मुहासिल की आमदनी, मालगुजारी, नदियों से व्यापार की आमदनी व दूसरे मामलातों में अंग्रेजी दखलंदाजी बढ़ गई। जलालाबाद, अल्लाहगंज व शाहाबाद के देहातों में अफीम व शमशाबाद, छेबरामऊ व सौरिंक में जबरन अफीम व नील की खेती कराई जाने लगी। पैदावार कम होने पर जुर्माना लगाया जाता। किसान को जबरन कर्जी बना उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया जाता। यातनाएं दी जाती। घाट पर एक अफीम कोठी का निर्माण कराया गया, जहां से अफीम व नील का धंधा चलाया जाता। कर्जा न देने वाल पर किसानों की बस्तियों में आग लगवा कर जमीनों से बेदखल कर नोनियमगंज बसाया। किसानों ने भागकर गंगा किनारे गांव बसा लिया, जो आज नौगवा नाम से मौजूद है। इस प्रकार फर्रुखाबाद के किसानों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा, घृणा बढ़ना स्वाभाविक था। ये वो अत्याचार थे जिससे फर्रुख